क्वेश्चन में। किसी का कोई क्वेश्चन है एक, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिसका भी क्वेश्चन है आ जाइए, लाइव आ जाइए। तब तक सब लोग लाइव आ जाइए, सब लोग लाइव आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी ने क्वेश्चन भेजा है कि एक टी धरन एक टी धरन एक टी धरन जिसके फ्लैंज की चौड़ाई क्या दे रखी है, 750 दिया है, और थिकनेस डीएफ का मान 120 दिया है। टी धरन जिसकी चौड़ाई क्या दे रखी है, 750 BF का मान और 100 तथा रिब 250 तथा रिब 250 गुणे 500 प्रभावी है। मतलब इस रिब की चौड़ाई 250 और प्रभावी गहराई क्या दे रखा है, डी का मान 500 दे रखा है, 500 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है किसी का, क्वेश्चन है किसी का ये, ठीक है। और इसमें 3500 स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन, 3500 स्क्वायर स्टील प्रोवाइड की गई है, 3500 स्क्वायर स्टील प्रोवाइड की गई है। तो इसका मोमेंट एम आर का मान कैलकुलेट करना है, एम यू का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। एम यू का मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि पहला स्टेप क्या है, गिवन डाटा। पहला स्टेप क्या है, गिवन डाटा। क्या दिया है, बी एफ बराबर 750 डी एफ बराबर क्या दे रखा है, 120 और क्या दे रखा है, बी डब्ल्यू बराबर 250 ठीक है, 250 डी बराबर 500 स्मॉल डी बराबर ए एस टी बराबर क्या दे रखा है, ए एस टी बराबर दे रखा है 3500, ए एस टी बराबर दे रखा है 3500 स्क्वायर, ठीक है। 3500 स्क्वायर दे रखा है, इतना चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू एम आर का मान पूछा है, एम यू का मान पूछा है, ग्रेड क्या दिया हुआ है, ग्रेड दिया है M20 ग्रेड का, और FP 415 की दिया। क्या इसमें क्या दिक्कत है, इस तरीके के क्वेश्चन कराए गए हैं। किसका क्वेश्चन था ये, किसका क्वेश्चन है, जरा आ जाइए आप लोग, किसका क्वेश्चन था। ठीक है, राहुल जी का ये क्वेश्चन है, कहाँ है ये, लाइव हैं आप, कमेंट कीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। पहले तो स्टेप सेकंड करेंगे कि आप देखें कि ये क्या है, टी बीम है। स्टेप टू फाइंड सी एन ए, सी एन ए फाइंड आउट करिए, ठीक है। सी एन ए फाइंड आउट करिए। एक्यू 415 के लिए क्या होगा, 0.48 इंटू डी, मान क्या होगा 0.48 इंटू डी। इस क्वेश्चन को कराया गया, राहुल जी एक बार कोशिश तो कीजिए इस तरीके का। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं आप लोगों का, सिंपल सा क्वेश्चन है, एम आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कहाँ है ये महानुभाव, आवाज अब भी नहीं सही है। क्वेश्चन बता दिया जाएगा, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसके वैल्यू में, ठीक है। राहुल जी अब क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, इसको बताया जाए, या क्यू बराबर यहाँ से कैलकुलेट करके कर लेंगे।
रही है भाई लोग? आवाज आप लोगों को सही जा रही है? DF अपॉन D में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी भाई? DF अपॉन D में प्रॉब्लम थी। DF अपॉन D देख लीजिए क्या था। DF का मान क्या दिया है? 120 बट्टा D का मान क्या दिया था? 500। क्या मान आएगा? कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए क्या मान आएगा। इसका मान क्या आएगा? DF अपॉन D 120 बट्टा 500 का मान क्या आएगा? 120 बट्टा 500 का मान क्या आएगा? जीरो 0.24। क्या मान आया? 0.24 आया। तो ये क्या आ गया? DF अपॉन D इज ग्रेटर देन हो गया 0.2 से। 0.2 से हो गया तो हम किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? गामा एफ की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। गामा एफ की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। गामा एफ बराबर क्या होता है? 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF। यही तो ठीक है। ठीक है, गामा एफ बराबर, वॉइस नहीं जा रही क्या आप लोगों को? वॉइस नहीं जा रही सही? एक मिनट जस्ट वेट करिए। हेलो हेलो, चलिए ठीक है, प्रॉब्लम दूर हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से DF अपॉन DF, यहाँ से गामा एफ का मान निकाल के आप MU के इक्वेशन में पुट कर देंगे। MU बराबर क्या था? 0.36 FCK XU इंटू D माइनस वाई बार प्लस 0.45 FCK 45 FCK BF माइनस इंटू BW यहाँ था ना, BF माइनस BW इंटू गामा एफ D माइनस गामा एफ बाई 2। इसी में वैल्यू में पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कराने की कोशिश न करिए, इसी से हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हो जाएगा। हो जाएगा ना? राहुल हो गया ना? चलिए ठीक है, एक किसी और का क्वेश्चन है उसको से देख लेते हैं। एक किसी और का क्वेश्चन है उसको भी देख। हरिओम जी नहीं हो पाएगा, रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, एक किसी और का क्वेश्चन आया है, इसको भी कराया गया क्वेश्चन, पता नहीं ये भी क्वेश्चन कराया गया है। देखिए टाइप 2 प्रॉब्लम है, इसका भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसी का आया है, पब्लिक कंक्रीट का एक परिच्छेद 200 mm गुणे 400 mm है। देख लीजिए क्वेश्चन को, 200 mm गुणे 400 mm है। 400 mm क्या दिया है? प्रभावी 200 इंटू 400, यही क्वेश्चन है। 200 इंटू 400 दिया होगा, इसको संतुलित खंड के रूप में मैं डिजाइन कर दिया। इसने लिख दिया कि इसे क्या करना है? बैलेंस सेक्शन मार्क के डिजाइन करना है। तो टाइप 2 या टाइप 3 प्रॉब्लम होगी। इसका प्रतिरोध गुण और वो निकालिए, एमआर और एएसटी का मान कैलकुलेट करना है। एमआर और एएसटी का मान कैलकुलेट करना है।
जिन्होंने मेरी सारी क्लास ली होगी उसको इस तरीके की किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिया हुआ है? सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है, सिग्मा सीबीसी दिया हुआ है, सिग्मा एसटी का मान दिया हुआ है, दोनों का मान दिया। सिग्मा सीबीसी बराबर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया है और 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये किसका क्वेश्चन है? जरा उन महानुभाव का नाम जान सकते हैं? ये किसका क्वेश्चन है? ये किसका क्वेश्चन है? कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप इसका क्वेश्चन नोट, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गिवन डाटा लिख दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। गिवन डाटा लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम में आप हो जाएगी। प्रॉब्लम क्वेश्चन यही समझ लीजिए। यहीं पे किसी खंड का प्रतिरोध आघूर्ण, क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरोध आघूर्ण तथा एरिया ऑफ स्टील का मान बताइए। एएसटी और एरिया ऑफ स्टील और एमआर का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। जहां पे बी बराबर क्या दिया है? बी बराबर क्या दिया है? 200 mm। बी बराबर क्या दिया है? 200 mm। और प्रभावी गहराई क्या दे रखी है? 400 mm दिया हुआ। प्रभावी गहराई क्या दिया हुआ है? 400 mm दिया हुआ। एएसटी का मान नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया है? एएसटी का मान दिया। क्या दिया हुआ है? बी बराबर गिवन डाटा में क्या दिया है? बी बराबर 200 mm, डी बराबर 400 mm। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू फाइंड सी एन ए। टू फाइंड सी एन ए। सी एन ए निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? यक्स बराबर यक्सी बराबर क्या होगा? वर्किंग से पढ़ रहे हैं तो यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी, यम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान यम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, प्लस सिग्मा एसटी इंटू डी, प्लस सिग्मा एसटी इंटू डी, इंटू डी के होगा। तो यम का मान नहीं दिया है क्वेश्चन में। यम का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दिया है क्वेश्चन में? यम का मान क्वेश्चन में दिया है। यम बराबर 18 दिया हुआ है। तो यम बराबर 18 इंटू सिग्मा सीबीसी 5 डिवाइडेड बाई 18 गुणे 5 प्लस 140। 18 गुणे 5 प्लस 140 इंटू डी का मान। डी का मान क्या दिया है? 400। इस मान को कैलकुलेट कर दीजिए, क्या मान आएगा? इस मान को कैलकुलेट कर दीजिए, क्या मान आएगा? इस मान को कैलकुलेट कर दीजिए, क्या मान आएगा? बताइए भाई, जल्दी जल्दी चलें, आगे बढ़े। आज कोई लाइव नहीं है, 14 ही लोग लाइव है। पता नहीं क्या है, टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा चक्कर गलत हो गया। टेक्निकल टीम ने 10:30 बजे डाल दिया था, हम 10 बजे तैयार थे। हाँ, 156 समथिंग ही आएगा। ठीक है, 156 समथिंग आ गया। आपको क्या कह रहा है? बैलेंस सेक्शन मानते हुए कह दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस सेक्शन मानना है। तो टू फाइंड एमआर मान, टू फाइंड एमआर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एमआर बराबर क्या मान लेंगे? बी एक्स सिग्मा सीबीसी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3। देख लीजिए इधर अनमोल जी, अनमोल जी देख लीजिए कहां से आ रहा है। यहाँ पे बी का मान आपको पता है, एक्स का मान कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा सीबीसी आपको पता है, डी पता है, एक्स का मान कैलकुलेट हो गया। यहाँ से एमआर का मान कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा। एमआर का मान पता चल जाएगा। बी का मान रख दीजिए, क्या है? 200 इंटू एक्स का मान क्या आया? 156 इंटू सिग्मा सीबीसी 5 डिवाइडेड बाई 2, डी का मान 400 बटा 156 बाई 3, 156 बाई 3। ठीक है, हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एमआर की वैल्यू पता चल जाएगी। एमआर की वैल्यू पता चल जाएगी अनमोल जी। अगर हो जाएगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब किसका क्वेश्चन है पता नहीं कौन सा है भाई, लोग क्वेश्चन भेज भेज के। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे दूसरे फार्मूले में सिग्मा एस टी अपान इससे निकाल लेंगे, किसी दूसरे फार्मूले से यूज करके। कौन से फार्मूले से? एम आर बराबर दूसरा बैलेंस सेक्शन मानते हुए ए एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3 से आप यहां से ए एस टी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से भी। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ें। अगर हो जाए तो इसकी बता दीजिए, हो जाएगा सर, आगे बढ़िए। आज आप लोग लग रहा है मन से नहीं है। एक इनका डाउट है पांडे जी का, रागनी जी का, कि क्या कह रहे हैं ये कि सर असाइनमेंट का क्वेश्चन, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन दिया गया था कल मतलब सैटरडे को, उसमें एएसटी का मान जो दिया था, एएसटी का जो मान दिया था वो कुछ कम है। मतलब जो मान दिया है उस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। कई बार क्वेश्चन उसको सॉल्व किया गया है, उस क्वेश्चन में कोई कई बार वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है कि जो हम यू का मान निकाल रहे हैं, यू में किसने असाइनमेंट किया है? अगर असाइनमेंट आप लोगों ने किया होगा तो समझ गए होंगे। यू का जो मान कैलकुलेट हो रहा है, यू का मान तो सही आ रहा है यू मैक्स का, अन्यथा के स्थिति में यू का जो मान आ रहा है वो माइनस में वैल्यू प्राप्त हो रही है, वो माइनस में वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, माइनस में वैल्यू प्राप्त होने की वजह से वो क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है पता ये चल रहा है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है किसका मान, एएसटी के मान, एएसटी या एएससी के मान में, दोनों में गलती है। या तो एएसटी का मान अधिक होना चाहिए, वहां पे एएसटी का मान कम दिया हुआ है, एएसटी का मान अधिक होना चाहिए, एएसटी का मान कम दिया हुआ है। तो उस स्थिति की वजह से वो आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यू का मान माइनस में आ रहा है। तो इस स्थिति से पार पाने के ये दिमाग में बिठा कि आप एग्जाम के टाइम किसी तरीके की यू और यू मैक्स का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आ रहा है। ध्यान से सुन लीजिए। तो आपका जो मान यू मैक्स का है या यू का जो मान है उसी के करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हम लिख के सॉल्व कर देंगे। एग्जामिनर को वहां पे बताएंगे कि हम, अगर आपने माइनस में अपने आप में आपको सच्चा साबित करने की कोशिश की कि सर जी हमारा मान माइनस में आ रहा है, हम माइनस में लिखेंगे, नहीं लिखिएगा, मत लिखिएगा। ये जान लीजिए कि उसी के, मान लीजिए कि ये मान या यू का मान, यू मैक्स का मान 200 आया और यू का मान क्या आ रहा, -20 आ रहा है। तो आप वहां पे कैलकुलेशन को लेंदी बनाने के, मतलब एग्जामिनर को आंखों में धोखा देने के लिए क्या कीजिए, क्या कीजिए, उसको उसी के आसपास 180, 190, 195, 170 कुछ भी मान के लिख दीजिए यू मैक्स का मान ये आ गया। और आगे की प्रोसेस में चले जाइए, आगे की प्रोसेस में क्वेश्चन में चले जाइए। अगर आपने कहा कि हम इसको माइनस में लिख के उसको दिखाना चाहें कि हाँ सर माइनस में आ रहा है, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को 0 नंबर देते हुए आगे निकल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर के पास ये कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं होता कि वो कैलसी लेके बैठेगा और सॉल्व करेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बात अच्छी बता रहे थे, ये जो समझना था वो नहीं समझ रहे हैं। कोई पढ़ भी रहा है, आप लोग उसमें बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। आपको किसी तरीके का आंसर नहीं लिखना है माइनस में, ठीक है, जो मिलता जुलता है उसी से लिखेंगे।
ठीक है, असाइनमेंट किसी का हुआ, किसी ने किया असाइनमेंट? 3 असाइनमेंट दिए जा चुके हैं। 170, 180, 190 ले सकते हैं विक्की जी, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल बताया कि उसके आसपास हम ले सकते हैं, ये नहीं कि हम कर रहे हैं। हम उस टाइम आपको एक अलग उसमें मतलब किसी तरीके के टेंशन से फ्री होने के लिए कि आपका आंसर माइनस में आ गया, आपका आंसर जब माइनस में आ जाएगा तो आप 10 मिनट तक उसमें उलझिए ना क्वेश्चन में, कि आप उलझ गए, पूरा कैलकुलेशन फिर से चेक करिए और उसमें टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा और ना आपको किसी तरीके का वहां कोई एग्जामिनर मिलेगा, तो वो मिलेगा कि हाँ गाइड करने वाला कि आपको बताएगा कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस चीज लिए बताया जा रहा, नहीं तो हमें कोई वो नहीं है। अगर जिसको बात समझ में आ गई हो तो वैसा करिएगा, जिसे नहीं समझ में आ गई तो आगे हम टॉपिक बढ़ाते हैं। हो गया, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेंदी चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें बहुत ही, इसके थ्योरी के पार्ट जितने हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो चीजें बताएंगे हम उसको पढ़ लीजिएगा। हम इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, थ्योरी बहुत ही लेंदी है इसलिए इसकी थ्योरी पे नहीं बात किया जाएगा, बताया जाएगा जो वो होगी। मतलब इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर में जितना एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। काफी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से चीजें हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में अभी से बता दे रहे हैं कि कुछ चीजें सिर्फ उतनी ही बताई जाएंगी जितना इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, लेंदी चैप्टर होने की वजह से। चलिए, हाँ बताई जाएंगी, जो भी है सारी चीजें बताई जाएंगी जो थ्योरी की इंपॉर्टेंट होंगी, थ्योरी की जो चीजें होंगी। पहला एक वर्ड आता है आपके दिमाग में, हम बताए हैं, हमारी क्लास पहली क्लास जो ले होंगे उनको पता होगा। समांग खंड एक बताया गया था, एक विषमांग खंड बताया गया है। विषमांग खंड, जरा इस पे गौर कर लेते हैं इस चैप्टर को शुरू होने से पहले। आइए, होमोजीनियस सेक्शन और हेट्रोजीनियस सेक्शन, जरा इसके बारे में कोई हमको बता दे, फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू करें। क्या बताया गया है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आप लोग बता दीजिए। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, और ये दोनों वर्ड इसलिए कई बार पूछा जाता है, जब आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो इस तरीके के वो टेक्निकल वर्ड पूछ लिए जाते हैं। जी, समांग खंड, समांग खंड, और एक होता है विषमांग खंड। जब कोई धातु एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर धातु की बनी हो, जब एक मटेरियल हो, जब एक मटेरियल एक धातु का हो, धातु का बना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं, बना हो। और जब मिलावट के साथ हो, जब कई धातुओं को मिलाकर, जब कई धातु या पदार्थ को
मिलाकर बनाया जाएगा तो उसे विषमांग खंड कहेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इस चीज को और एक्सप्लेन। होमोजीनियस किसे कहते हैं? सिंगल आदमी को। एक जैसे कि एक छात्र है वो होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस एक छात्र है, वो कैसा है? होमोजीनियस है, वो अकेला है, वो किसी तरीके का उसमें नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए ये सिविल की क्लास है, ये सिविल की क्लास है, तब भी वो क्या है? सिविल की क्लास है, सिविल की क्लास कह दी जाए तब भी उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके से कहें कि वो होमोजीनियस ही कर सकते हैं सिविल की क्लास को भी। अगर हमने कह दिया ये इंजीनियरिंग का कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग का कॉलेज क्या हो गया? इंजीनियरिंग का कॉलेज क्या हो गया? वो हेट्रोजीनियस हो गया। मतलब आपके एग्जाम्पल में हम इस तरीके से समझते हैं कि आपका एग्जाम्पल क्या है? कंक्रीट से रिलेटेड। कंक्रीट विभिन्न धातुओं की बनी होती। कंक्रीट कितनी धातुओं की बनी होती है? विभिन्न धातुओं की बनी होती। कौन कौन सी? सीमेंट होता है, सैंड होता है, और क्या होता है? एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। जब विभिन्न धातुओं को मिलाकर एक धातु का निर्माण किया जाता है, पीसीसी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, तो वो क्या कहलाता है? विषमांग खंड, हेट्रोजीनियस सेक्शन कहलाता है। और यदि अगर सीमेंट की बात किया जाए या स्टील की बात किया जाए तो इस प्रकार के सेक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस सेक्शन कहते हैं। समांग और विषमांग खंड समझ में आ गया? होमोजीनियस मतलब एक धातु का बना हुआ पदार्थ, और हेट्रोजीनियस मतलब विभिन्न धातुओं या पदार्थों को मिलाकर जब कोई चीज बनाया जाता है तो उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। इतनी चीजें सर कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, जिसको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझिए, ठीक है? ठीक है, हेडिंग डालिएगा अपरूपण या कर्तन बल। हेडिंग डालिएगा अपरूपण या कर्तन बल। कर्तन बल, शियर स्ट्रेस। हेडिंग डालिएगा अपरूपण या कर्तन बल। अपरूपण या कर्तन बल। शियर स्ट्रेस कहां पे डेवलप होता है? शियर स्ट्रेस कहां पे डेवलप होता है? जब एक धातु को दूसरी धातु पे, जैसे ये नीचे ब्लैक बोर्ड है, ऊपर डस्टर है, ये एक दूसरी धातु उसके ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो इस तरीके की संरचना, इस प्रकार के जो बल यहाँ पे ये बल जो कार्य करेगा उसे क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस, शियर कर्तन बल बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब अवयव के किसी परिच्छेद पर, जब अवयव के किसी परिच्छेद पर इसमें चीजें वही हैं, परिच्छेद पर, जब अवयव के किसी परिच्छेद पर कार्यरत बलों के कारण, हाँ शियर फोर्स, कार्यरत बलों के कारण आसपास के तल, आसपास के तल, आसपास के तल आसपास के तल एक दूसरे से सरकने की चेष्टा करते हैं, एक दूसरे से सरकने की चेष्टा करते हैं, एक दूसरे से सरकने की चेष्टा करते हैं, उसे अपरूपण कहते हैं, अपरूपण कहते हैं। अपरूपण कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं।
अपरूपण क्यों उत्पन्न, शियर स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होता है बीम में, शियर स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होता है बीम में। मान लीजिए ये बीम है जिसपे लोड लग रहा है डब्ल्यू, टोटल लोड की बात कर रहे हैं, टोटल लोड है डब्ल्यू, टोटल लोड कार्य कर रहा है डब्ल्यू, टोटल लोड कार्य कर रहा है डब्ल्यू। ठीक है, इस डब्ल्यू लोड कार्य करने के कारण आप इसका बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं, झुकाव होगा इस बेंडिंग मोमेंट का। तो अपरूपण शियर स्ट्रेस क्यों उत्पन्न होता है, शियर फोर्स क्यों डेवलप होता है, जब भारी धरन की लंबाई पर बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट आघूर्ण लगने लगता है, बेंडिंग मोमेंट आघूर्ण लगने लगता है, तो हर पॉइंट पे मान अलग अलग होता है, हर बिंदु पर मान अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, शियर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, शियर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, कोई भी लोड हो, या तो पॉइंट लोड हो या तो यूडीएल हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा, उस बेंडिंग मोमेंट का मान हर बिंदु पर अलग अलग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, तो अलग अलग होने के कारण, बिंदु पर एक समान नहीं होने के कारण बेंडिंग मोमेंट, तो उसमें शियर उत्पन्न हो जाता है, कर्तन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, कर्तन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हेडिंग डालिएगा अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस लिखिएगा, शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस टाउ वी से डिनोट किया जाता है, जिसे टाउ वी बराबर, ठीक है, टाउ वी बराबर होता है, शियर स्ट्रेस से डिनोट टाउ वी बराबर होगा वी अपान बी डी के। शियर स्ट्रेस टाउ वी बराबर क्या होता है, वी अपान बी डी के। वी बराबर क्या होता है, शियर फोर्स। क्या होता है, शियर फोर्स। शियर स्ट्रेस की परिभाषा लिख सकते हैं हम क्या, इस तरीके से, इसको देख लीजिएगा, यही परिभाषा बनाएंगे। शियर स्ट्रेस बराबर होता है बी अपान बी डी के। ठीक है, बी और डी क्या है, बी डी को साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन, यही तो होगा एरिया ऑफ सेक्शन। और वी क्या है, वी क्या है, शियर फोर्स है। क्या है, शियर फोर्स है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शियर फोर्स तथा एरिया ऑफ सेक्शन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, शियर फोर्स तथा एरिया ऑफ सेक्शन, शियर फोर्स एरिया ऑफ सेक्शन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस। V बराबर होता है W, कैपिटल W बाई 2, W बाई 2 या तो स्मॉल WL बाई 2। किसके लिए, फॉर सिंपली, फॉर यूडीएल लोडिंग के लिए। किसके लिए, ये है यूडीएल लोडिंग के लिए। ठीक है, लिखा है आपने, शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस लिख लीजिए, परिभाषा हो गई, हो जाएगी। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट किया जा रहा है, टाउ वी से, टाउ वी से डिनोट किया जा रहा है। टाउ वी बराबर होता है वी अपान बी डी के। वी बराबर क्या है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, शियर फोर्स। क्या होता है, शियर फोर्स। और बी और डी क्या है, बी क्या है, बी इंटू डी क्या है, साथ में लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्शन। क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन है। तो यहां पे V बराबर क्या होगा,
V बराबर क्या होता है, टोटल लोड। टोटल लोड समझ लीजिए, जिसको इसमें टोटल लोड बाई 2, मतलब टोटल लोड को किससे डिनोट किया जाता है, W बाई 2। V बराबर क्या हो गया, W बाई 2। ठीक है, और अगर इसको क्या कर दिया जाए, यूडीएल की कंडीशन हो गई तो WL बाई 2। समझ लीजिए ये फार्मूला कहां से V बराबर हुआ, कि ये मान लीजिए बीम रही होगी, ये बीम रही है, यहाँ पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो ये किसका मान है, W का मान। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई कैपिटल W बाई 2, यही ना, तो कैपिटल W बाई 2। और यही लोड यूडीएल की कंडीशन में लग गई तो ये क्या हो गया, W पर मीटर, W किलो न्यूटन लोड पर मीटर हो गया। तो उसके लिए WL बाई 2 कर दीजिए, या तो WL कर दीजिए, तो हमें क्या निकल के जाएगा, कैपिटल W का मान, टोटल लोड पता चल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। फोर्स अलग होता है, स्ट्रेस अलग होती है। ठीक है, शियर फोर्स टाउ वी बराबर, ये फार्मूला दिमाग में बिठा लीजिए, टाउ वी बराबर V अपान VD के परिभाषा अगर लिखनी हो तो उसके शियर फोर्स तथा उसके शियर फोर्स क्या हो गया, कर्तन बल तथा सेक्शन के क्षेत्रफल के, खंड के क्षेत्र, क्या हो गया, परिभाषा समझ लीजिए, कर्तन बल है, कर्तन बल बटा खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। परिभाषा समझिए कैसे हो गया, कर्तन बल तथा खंड के क्षेत्रफल, खंड के क्षेत्रफल के अनुपात को, कर्तन बल तथा खंड के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपरूपण प्रतिबल बोल रहे हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर वन 1.5 इंटू V अपान BD के 1.5 गुना होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या है भाई 14 को, हम भी आ जाएं क्या, चौदह को क्या है, हम भी आए। आज आप लोग लाइव नहीं है, काहे, क्या बात है यार, 16-17 लोग हैं इस लॉकडाउन में। हाँ सर, शरण मिल जाएगी। ओह, दुबे जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एडवांस में दुबे जी। आज आप लोग लाइव क्यों नहीं है, ठीक है, कितना हो गया, चलिए नई हेडिंग डालिएगा, 36 कर्तन बल, हेडिंग डालिएगा 36 कर्तन बल। हेडिंग डालिएगा 36 कर्तन बल।
समझ लेते हैं क्षैतिज कर्तन बल क्या होगा। कर्तन बल की तरीके से वो भी होगा, कर्तन बल की वजह से क्षैतिज कर्तन बल भी होगा। आइए अभी थोड़ी देर बाद बातचीत होगी, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक पे ही रहे, भटके ना। दुबे जी आपका तो दिन आ गया आज तो, वाह। क्षैतिज कर्तन को समझ लेते हैं। जब किसी भारी धरन पर, मान लीजिए एक भारी धरन है जिसपे लोड आ रहा है, मान लीजिए पॉइंट लोड ही मान लीजिए या यूडीएल मान लीजिए, तो इस पे बंकन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन के हिसाब से बेंडिंग वो होगी, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगी, बेंडिंग उत्पन्न होगी, बंकन आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होगी मतलब सॉरी बेंडिंग उत्पन्न होगी अगर यूडीएल है, अगर यूडीएल लोडिंग है तो भी आपका मैक्सिमम कहां पे होगा, यूडीएल होगा, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, उसके सेंटर में, मिड में, उसके सेंटर में होगा, ठीक है। अधिकतम अगर पॉइंट लोड भी लग रहा होगा, अगर पॉइंट लोड भी लग रहा होगा तो भी कहां पे होगा, तो भी कहां पे होगा, इसके मिड में होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मिड में भी होगा। जो धीरे धीरे आगे कॉर्नर की तरफ बढ़ते समय, आलंबों की तरफ बढ़ते समय जाते जाते क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, परिवर्तनशील है, क्या परिवर्तनशील है कर्तन बल, ठीक है। घटता जा रहा है बंकन आघूर्ण, और बंकन आघूर्ण क्या है, डिफरेंट है, हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, और इसी के कारण क्षैतिज कर्तन प्रतिबल उपजते हैं, इसी के कारण क्षैतिज कर्तन प्रतिबल उपजते हैं। अभी इससे पहले भी वही चीज बताई गई थी, उसी को यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा क्षैतिज कर्तन बल को, क्षैतिज कर्तन बल को लिख लीजिएगा, क्षैतिज कर्तन बल को लिख लीजिए। किसी भारी धरन पर, किसी भारी धरन पर किसी भारी धरन पर संवितरित भार के कारण, संवितरित भार के कारण अधिकतम बंकन आघूर्ण इसके मध्य में होता है, अधिकतम बंकन आघूर्ण इसके मध्य में होता है। किसी भारी धरन पर संवितरित भार के कारण अधिकतम बंकन आघूर्ण इसके मध्य में होता है, जो आलंबों पर, जो आलंबों पर हाइड्रोलिक्स है, ये सिविल में सब्जेक्ट है क्या, ये मैकेनिक्स का है क्या, मैकेनिकल का है। चलिए हम लोग कहाँ पढ़ा रहे थे, किसी भारी धरन पर संवितरित भार के कारण अधिकतम बंकन आघूर्ण इसके मध्य में होता है, इसके मध्य में होता है, जो आलंबों पर जाते जाते घटता जाता है, जो आलंबों पर जाते जाते घटता जाता है, घटता जाता है। इस प्रकार बंकन आघूर्ण, इस प्रकार बंकन आघूर्ण परिवर्तन की दर के कारण, परिवर्तन की दर के कारण विभिन्न बिंदुओं में, परिवर्तन के दर के कारण विभिन्न बिंदुओं में बंकन आघूर्ण भिन्न भिन्न होते हैं, बंकन आघूर्ण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और क्षैतिज कर्तन,
और क्षैतिज कर्तन बल उपजते हैं। क्षैतिज कर्तन बल उपजते हैं। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट का काम करता है? आपको एजम्पशन पढ़ा गया होगा। कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात भी समतल में होगा, उसी पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए एक हेडिंग डालिएगा, विकर्ण तनन। या तो पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स नोट करके पहले लिख लीजिए, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। नोट करके पॉइंट है, पहला पॉइंट बोले, पॉइंट बोले। बोलिए हाँ है ना, आज नहीं है कोई लाइफ में, आज क्लास बहुत ही भोजन। चलिए कुछ पॉइंट बोल देते हैं, नोट कर लीजिए। एक भारित धरन में भार के कारण ऊर्ध्व कर्तन बल उपजते हैं। ऊर्ध्व कर्तन बल उपजते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ऊर्ध्व कर्तन बल के साथ सदैव क्षैतिज कर्तन बल उत्पन्न होता है। क्या है दूसरा पॉइंट? ऊर्ध्व कर्तन बल के साथ सदैव क्षैतिज कर्तन बल उपजते हैं। सदैव क्षैतिज कर्तन बल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, तीसरा, ऊर्ध्व तथा क्षैतिज कर्तन बलों के परिणाम में धारण में विकर्ण तनन तथा विकर्ण संपीड़न उपजते हैं। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, विकर्ण तनन हेडिंग डाल के लास्ट टॉपिक पढ़ लीजिए। थ्योरी है, ज्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए इसको समझ लेते हैं। विकर्ण तनन, थोड़ा समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। विकर्ण तनन, जैसे कि ये बीम है,
स्केच भी खत्म आज है। ये बीम है, जब इसमें क्या होगा, बेंडिंग उत्पन्न होगी तो एक बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये टूटने का प्रयास करेगी। तो ये जब टूटने का प्रयास करेगी तो कुछ इसमें खींचेगा, आप खिंचाव उत्पन्न होगा, कुछ बनाने की कुछ उसे करेंगे, टेंशन उत्पन्न करेंगे। कहां पे, किनारों के पे मैक्सिमम होगा और सेंटर पे मिनिमम विकर्ण तनन और संपीड़न उत्पन्न होते हैं। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे दो उत्पन्न होंगे, दो स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएंगे, एक डायगोनल टेंशन, एक डायगोनल कंप्रेशन। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन। किसी चीज को टेंशन कंप्रेस करना, टेंशन और टेंशन में क्या होता है, किसी चीज को जब खींचा जाए बाहर की तरफ तो वो क्या होगा, टेंशन उत्पन्न होना, और उसको दोनों तरफ से दबाया जाए तो वो कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, कंप्रेस करने पे क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा और टेंशन में फैलाव उत्पन्न होगा। तो वही चीज लिख लीजिएगा, विकर्ण तनन। कभी कभी पूछ लिया जाता है विकर्ण तनन किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए लिख लीजिएगा। कर्तन बल के कारण कर्तन बल के कारण कर्तन बल के कारण कर्तन बल के कारण धरन के तनन क्षेत्र में 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 आलंबों के निकट तनन उत्पन्न होता है। आलंबों के निकट तनन उत्पन्न होता है जिसे विकर्ण तनन कहते हैं, जिसे विकर्ण तनन कहते हैं। कल इसके कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो करके क्वेश्चन कराया जाएगा, कल इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, कल इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा इस टॉपिक पे। और कल आरसीसी की जो 7:30 बजे आरसीसी ड्राइंग की जो 7:30 बजे की क्लास है, आप लोग मैक्सिमम लोग उसमें लाइव आ जाइए, क्योंकि कल जो टॉपिक पढ़ाएंगे लाइव में वो शॉर्ट कॉलम पढ़ाएंगे, जिसका हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम आसान चैप्टर है, जहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल वहां से क्लियर हो जाएगा तो वहां से एक क्वेश्चन आएगा। और इधर से हम शियर स्ट्रेस जब पढ़ाएंगे, शियर स्ट्रेस का जब न्यूमेरिकल करवाएंगे, इधर कल हम जब बताएंगे शियर स्ट्रेस वाला न्यूमेरिकल क्या है, सिर्फ इसमें टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स का मान कैलकुलेट करना है। 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तीनों चीजों को। अभी टाउ वी हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है v अपान bt के, v बराबर क्या होता है WL/2 के। तो यहां से इसको निकालेंगे और टाउ सी का मान हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील PT से AST अपान BD इंटू 100 से, वहां से निकाल के PT के मान से टेबल से टाउ सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे। 10 नंबर में आएगा, 10 नंबर में जो कॉलम कल पढ़ाया जाएगा 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन, आपकी नसीब अगर खराब है तो 5 नंबर में, अन्यथा की स्थिति में 10 नंबर में। पेपर पैटर्न बार बार कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिससे में अटेंड टू 5 क्वेश्चन करना है। ऑल नंबर मतलब 5 क्वेश्चन करना है, तो एरिंग क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन के 10 नंबर होंगे। ठीक है, किसी में हो सकता है 2 सब पार्ट कर दे तो वो 5-5 के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना ये चीजें, समझ में आ गया। चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग लाइव नहीं है, कॉलम के लिए कहाँ है आप लोग, अपने दोस्तों को नहीं बताते का हैं? यहाँ हम आप लोगों को महारथी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग महारथी बनना ही नहीं चाहते।
हम सोचे अब टेक्निकल के साथ आप लोगों को नॉन टेक्निकल भी पढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम लोग आपको अगर आप लोग सही से व्यवधान रखेंगे, अगर आप सही से सहयोग करेंगे तो आप लोगों को गर्मी की छुट्टियों में, मतलब अभी तो आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा, फिर छुट्टियों में आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड मतलब जेई से रिलेटेड, जेई के एग्जाम से रिलेटेड, इन यूपी के एग्जाम से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। यूपी के एग्जाम से जेई के रिलेटेड टॉपिक से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो, नहीं लेंगे तो अभी से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है अच्छी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? सीटी पढ़ना पड़ेगा, आरसीटी पढ़ना पड़ेगा, बीसीएमई पढ़ना पड़ेगा, सोम पढ़ना पड़ेगा। सोम तो कम आता है, सोम से कम आता है। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें। और यूपी के, जैसे यूपी ट्रिपल एससी सबसे ज्यादा जेई का एग्जाम करवाती है, यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, जहां पे आपके एग्जाम के हिसाब से हिंदी मस्ट है, हिंदी सबसे ज्यादा आता है, हिंदी आती है और हिंदी एक पासिंग मार्क सब्जेक्ट है। हिंदी में अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें तो आप लोग नहीं बताएंगे। चलिए बताइए आप लोग हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में बताइए, देखें आप लोगों को कितना है। खाली गुरुजी की बकैती करते हैं, पढ़ते भी हैं। स्वर कितने हैं बताइए दुबे जी। पता नहीं, बताइए आप लोगों को। हम हिंदी भी पढ़ाएं? किसी ने भी अभी तक सही नहीं बताया। जितने कमेंट आए हैं अभी किसी ने नहीं बताया है सही। 46 राहुल, वाह। नहीं, आपको हम सम्मानित करेंगे। आपको हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से सम्मानित करवाएंगे। व्यंजन भी उतने नहीं होते दुबे जी, भूल गए सर जी, नहीं होते, 13 नहीं होते। किसी ने भी अभी तक आंसर सही नहीं दिया है। बताइए। चलिए ठीक है, 14 कहानी चल रही है, चलने दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कॉलम की होगी, और कल न्यूमेरिकल। आज का थोड़ा सा ये क्लास